नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, फार्मेसी एक्ट 1948। इसके हम 5 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे उसके आंसर के साथ, और बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए थे हमारे, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में 4 क्वेश्चंस देखे, यहाँ से हम 5 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट क्वालिफिकेशन विल एंटाइटल टू अ पर्सन टू हैव हिज नेम ऑन द फर्स्ट रजिस्टर। सिंपल क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फर्स्ट रजिस्टर में आपको आपका नाम रजिस्टर कराना है, तो उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर देखते हैं। A person who attained age of 18 years entitled to have his name in first register should have following qualification। तो कोई पर्सन है जो कि 18 ईयर्स का है, उसकी एज जो है वो 18 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है, वो अपना नाम फर्स्ट रजिस्टर में एंटर कर सकता है, और साथ में उसका क्वालिफिकेशन जो है वो हमें आगे दिया है, उस हिसाब से होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो क्वालिफिकेशन क्या लगता है वो देखते हैं। सबसे पहला है डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और केमिस्ट और ड्रगिस्ट ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट और प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय एन अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया। और तो यहाँ पर क्या बोला गया है, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और केमिस्ट और ड्रगिस्ट का डिप्लोमा या फिर डिग्री उस पर्सन के पास होनी चाहिए, और वो डिप्लोमा कहाँ से होना चाहिए, ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी, किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से वो डिग्री या फिर डिप्लोमा उसके पास रहना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट और प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय एन अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डिग्री या फिर डिप्लोमा मिलता है वो उसके पास रहना चाहिए, या फिर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय एन अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के आउटसाइड से उन्होंने कोई कोर्स किया है, उनके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा है, तो वो कैसा होना चाहिए, जो कि ग्रांट होना चाहिए बाय एन अथॉरिटी, अथॉरिटी ने ग्रांट किया हुआ क्वालिफिकेशन ही होना चाहिए, तभी आप अपना नाम फर्स्ट रजिस्टर में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। सेकेंड, अ डिग्री ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी अदर देन अ डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड हैज बीन एंगेज्ड इन। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बोल रहा है, अ डिग्री ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी अदर देन अ डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मतलब फार्मेसी या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की डिग्री नहीं भी हो, कोई और डिग्री हो, इसके अलावा कोई और डिग्री हो इंडियन यूनिवर्सिटी की, और साथ में एंड हैज बीन एंगेज इन, और वो एंगेज होना चाहिए किस चीज में, कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग इन अ हॉस्पिटल नॉट लेस देन 3 ईयर्स। अगर वो पर्सन 3 साल से कम नहीं होना चाहिए, 3 साल से वो ड्रग्स कंपाउंड कर रहा है, हॉस्पिटल में ड्रग्स बना रहा है, कंपाउंडिंग कर रहा है, वो इस काम में एंगेज है, फिर उसके पास डिग्री नहीं भी है फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, पर वो 3 साल से या फिर उससे ज़्यादा साल हो गए वो ड्रग्स कंपाउंड कर रहा है हॉस्पिटल में, तो ऐसा पर्सन अपना नाम फर्स्ट रजिस्टर में रजिस्टर करा सकता है। देन नेक्स्ट है, हैज़ पास्ड एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंपाउंडर्स एंड डिस्पेंसर्स। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो पर्सन है उसने एग्जामिनेशन पास करनी चाहिए। कौन सी एग्जामिनेशन, रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट उस एग्जामिनेशन को एडवोकेट समझती है। अगर उस पर्सन ने वो एग्जामिनेशन दी है तो उस पर्सन का नाम रजिस्टर में एंटर करने के लिए वो एग्जामिनेशन जो है वो एडिकेट है, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट समझती है, रिकॉग्नाइज करती है, किसके लिए, कंपाउंडर्स और डिस्पेंसर्स के लिए। देन नेक्स्ट है, हैज़ नॉट लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग इन द हॉस्पिटल, और साथ में वो जो पर्सन है उसको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, 5 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए, 5 साल या फिर उससे ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, तो 5 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए कंपाउंडिंग या फिर डिस्पेंसिंग का हॉस्पिटल में, तभी उस पर्सन का नाम फर्स्ट रजिस्टर में एंटर किया जाएगा, वो क्वालिफाइड होगा फर्स्ट रजिस्टर में उसका नाम एंटर कराने के लिए। तो इस तरीके से ये क्वालिफिकेशन होता है, किसी भी पर्सन को अगर फर्स्ट रजिस्टर में उसका नाम एंटर कराना है तो उस कंडीशन में ये क्वालिफिकेशन होता है। अगर किसी पर्सन के पास डिग्री नहीं है या फिर डिप्लोमा नहीं है, तो अगर वो 3 साल से ज़्यादा हो गई या फिर 3 साल तक वो हॉस्पिटल में एज अ कंपाउंडर करके काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी
उसका नाम जो है वो फर्स्ट रजिस्टर में एंटर हो सकता है, या फिर उसके पास कोई डिग्री नहीं है पर उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग में, तो उस कंडीशन में भी उसका नाम फर्स्ट रजिस्टर में एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वालिफिकेशन होता है अगर किसी भी पर्सन को अपना नाम फर्स्ट रजिस्टर में एंटर कराना है तो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन रेगुलेशन एंड व्हाट इट प्रिस्क्राइब। तो एजुकेशन रेगुलेशन मतलब क्या होता है और एजुकेशन रेगुलेशन क्या प्रिस्क्राइब करता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो इसका आंसर देखते हैं। एजुकेशन रेगुलेशन, सबसे पहले एजुकेशन रेगुलेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। Central Council, after approval of central government, may make regulation prescribing the minimum standard of education required for the qualification as pharmacist called education regulation। तो जो सेंट्रल काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल मतलब जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद मे मेक रेगुलेशंस प्रिस्क्राइबिंग द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। ये जो सेंट्रल काउंसिल है, पीसीआई जो होती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेती है, उसके बाद वो रेगुलेशंस बनाती है, मे मेक रेगुलेशंस, जो कि क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के मिनिमम स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे रेगुलेशंस ये सेंट्रल काउंसिल बनाते हैं। रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन एज फार्मासिस्ट, ये मिनिमम स्टैंडर्ड किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, फार्मासिस्ट के क्वालिफिकेशन के लिए। तो ऐसे जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं एजुकेशन रेगुलेशन। तो इस तरीके से ये एजुकेशन रेगुलेशन होते हैं। तो एजुकेशन रेगुलेशन क्या प्रिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन टू द कोर्स। अगर कोर्स में एडमिशन लेनी है तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, ये एजुकेशन रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करता है। अगर किसी को डी फार्मेसी या फिर बी फार्मेसी करनी है तो उसका क्वालिफिकेशन मतलब उसका 12th पास होना चाहिए या फिर कोई एग्जामिनेशन उसको देनी पड़ेगी बी फॉर्म में एडमिशन लेने के लिए या फिर डी फॉर्म में एडमिशन लेने के लिए। तो ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है एडमिशन के लिए, ये भी एजुकेशन रेगुलेशन में दिया हुआ रहता है। एजुकेशन रेगुलेशन ये प्रिस्क्राइब करता है। देन नेक्स्ट है नेचर एंड पीरियड ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी। तो जो कोर्स होगा स्टडी का, उसका नेचर किस तरीके का होगा, उसका पीरियड क्या होगा, ये भी एजुकेशन रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करता है। थर्ड, नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का नेचर क्या होगा, उसका पीरियड क्या होगा, ये भी एजुकेशन रेगुलेशन में दिया रहता है। देन नेक्स्ट है सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो भी एजुकेशन रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब किया रहता है। फिफ्थ, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट्स। तो इंस्टीट्यूट्स में कौन कौन से इक्विपमेंट और फैसिलिटीज होनी चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड करनी चाहिए, वो भी एजुकेशन रेगुलेशन में दिया रहता है। देन नेक्स्ट है कंडीशंस टू बी फुलफिल बाय इंस्टीट्यूट गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते समय, स्टूडेंट को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते समय इंस्टीट्यूट्स ने कौन कौन से कंडीशन फुलफिल करने चाहिए, वो कंडीशंस भी एजुकेशन रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब की है। देन नेक्स्ट है कंडीशन टू बी फुलफिल बाय ऑथोरिटीज होल्डिंग अप्रूवल एग्जामिनेशन, होल्डिंग अप्रूव्ड एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशंस जो होल्ड करते हैं, जो ऑथोरिटीज होती हैं, उनको भी कुछ कंडीशंस जो है वो फुलफिल करने पड़ते हैं। तो वो कंडीशन कौन से है वो भी एजुकेशन रेगुलेशन में दिए रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एजुकेशन रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करता है। तो इस तरीके से ये एजुकेशन रेगुलेशन होते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अंडर व्हाट कंडीशन द नेम ऑफ फार्मासिस्ट इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर एज पर फार्मेसी एक्ट 1948। हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा कि व्हाट क्वालिफिकेशन विल एंटाइटल टू अ पर्सन टू हैव हिज नेम ऑन द फर्स्ट रजिस्टर। मतलब किसी भी पर्सन का फर्स्ट रजिस्टर में नाम अगर एंटर कराना हो तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा, इस तरीके का क्वेश्चन देखा। अब हम क्वेश्चन कौन सा देखेंगे, अंडर व्हाट कंडीशन द नेम ऑफ फार्मासिस्ट इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर एज अ फार्मेसी एज पर फार्मेसी एक्ट 1948। तो ऐसे कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंडर जो फार्मासिस्ट का नाम है वो रजिस्टर से रिमूव किया जाता है फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत, इसके बारे में देखेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो इसके बारे में देखेंगे। इसका आंसर देखते हैं। The executive committee, after giving opportunity to a person to explain his conduct
and on sufficient inquiry if satisfied orders to remove the name of registered pharmacist on following condition। तो जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी फार्मासिस्ट का नेम रजिस्टर से रिमूव करने के लिए। तो जो कमेटी होती है वो उस पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी देती है, उसको बात करने की एक अपॉर्चुनिटी देती है। उसका नाम रजिस्टर से रिमूव करने से पहले जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो उस पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी देती है एक्सप्लेन करने के लिए। एंड ऑन सफिशिएंट इंक्वायरी इफ सेटिस्फाइड, और सफिशिएंट इंक्वायरी भी करती है। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो इंक्वायरी भी करती है, अगर वो सेटिस्फाइड हुई तो उस कंडीशन में वो नाम रिमूव नहीं करते, या फिर उनको कोई प्रॉब्लम दिखी तो उस कंडीशन में वो ऑर्डर देते हैं टू रिमूव द नेम ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फॉलोइंग कंडीशन। अगर हमें सामने कुछ कंडीशन दी गई है, उनमें से अगर कोई कंडीशन दिखती है तो उस कंडीशन में एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो ऑर्डर देती है जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसका नाम जो है वो रजिस्टर में से रिमूव करने के लिए। तो कौन सी कंडीशन है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहली है इफ हिज नेम हैज़ बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर ड्यू टू एरर। अगर गलती से किसी का नाम रजिस्टर में रजिस्टर्ड हुआ है तो उस कंडीशन में भी उसका नाम रिमूव किया जाता है, ये एक कंडीशन हो गई। देन नेक्स्ट है इफ ही इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन एनी प्रोफेशनल रिस्पेक्ट। तो उसके प्रोफेशन में उसने कोई गुनाह किया है, उसने कोई अपराध किया है, तो उस कंडीशन में भी उसका नाम जो है वो रजिस्टर से रिमूव किया जाता है। देन नेक्स्ट है थर्ड इफ पर्सन वर्क्स विथ एनी पर्सन इन कनेक्शन विथ एनी बिजनेस ऑफ फार्मेसी हैज़ बिन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस। तो कोई पर्सन है, कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, वो ऐसे पर्सन के साथ काम कर रहा है जो कि कनेक्टेड है किससे, एनी बिजनेस ऑफ फार्मेसी हैज़ बिन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस। ऐसे बिजनेस में वो शामिल है, ऐसे बिजनेस करने वाले पर्सन के साथ वो शामिल है जो कि गलत काम कर रहा है, जो कि अपराध कर रहा है, रूल्स को ब्रेक कर रहा है। ऐसे पर्सन के साथ अगर कोई वर्क कर रहा है, कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वर्क कर रहा है तो उस कंडीशन में भी उसका नाम रजिस्टर से रिमूव किया जाता है। देन नेक्स्ट है फोर्थ ही वॉज इनएलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द रजिस्टर ऑफ द स्टेट। अगर वो पर्सन इनएलिजिबल है, उसकी एज नहीं हुई है या फिर उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, फिर भी उसका नाम रजिस्टर में रजिस्टर किया गया है तो उस कंडीशन में उसका नाम रिमूव करते हैं। देन नेक्स्ट है ही सरेंडर हिज सर्टिफिकेट टू द रजिस्टर। अगर कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, उसने खुद ने अपना सर्टिफिकेट अगर सरेंडर किया है रजिस्टर के पास तो उस कंडीशन में भी उस पर्सन का नाम रजिस्टर से रिमूव किया जाता है। तो इस तरीके से ये कंडीशन होती है, इन कंडीशन के अंडर फार्मासिस्ट का नाम जो है वो रजिस्टर से रिमूव किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हाउ डिप्लोमा इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट इन इंडिया आर अप्रूव बाय सेंट्रल काउंसिल। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमारे इंडिया में जो भी डी फार्मेसी के इंस्टीट्यूट है, जो भी कॉलेजेस हैं, उनको अप्रूवल देता है। कौन अप्रूवल देता है? सेंट्रल काउंसिल, जो पीसीआई होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये अप्रूवल देता है। तो किस तरीके से वो अप्रूवल देता है डी फार्मेसी के इंस्टीट्यूट को, कॉलेजेस को किस तरीके से अप्रूवल देता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो आंसर देखते हैं। इंस्टीट्यूट which conduct the course of study or hold an examination for the pharmacist has to apply the PCI for the approval of the course or examination। कोई इंस्टीट्यूट है जो कि फार्मासिस्ट का कोर्स लेना चाहता है, उसकी एग्जामिनेशन अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में लेना चाहता है, होल्ड करना चाहता है, तो उस कंडीशन में उनको अप्लाई करना पड़ता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को। किसके लिए? फॉर अप्रूवल। जो कोर्स है और एग्जामिनेशन है उसके अप्रूवल के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास उनको अप्लाई करना पड़ता है, उनको एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है। तो उसी के बाद जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होती है। उसमें 3 तरीके की प्रोसीजर होती है, इंस्पेक्शन, अप्रूवल और डिक्लेरेशन। इस तरीके से 3 तरीके से प्रोसेस होती है, तो उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस है इंस्पेक्शन। सबसे पहले जब पीसीआई के पास वो एप्लीकेशन पहुंचता है तो सबसे पहले इंस्पेक्शन होता है। तो इंस्पेक्शन में क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। पीसीआई आफ्टर रिसीविंग सच एप्लीकेशन अपॉइंट्स द इंस्पेक्टर टू विजिट द इंस्टीट्यूट एंड कंफर्म दैट वेदर द इंस्टीट्यूट हैज द प्रिस्क्राइब फैसिलिटीज एज पर एजुकेशन रेगुलेशन और नॉट। तो जब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वो एप्लीकेशन रिसीव करता है तो उस टाइम पे वो अपॉइंट करता है, किसको? इंस्पेक्टर को अपॉइंट करता है। किसके लिए? टू विजिट द इंस्टीट्यूट। जो भी इंस्टीट्यूट है जिसने एप्लीकेशन फिल किया है, जिसने एप्लीकेशन भेजा है पीसीआई को,
उस इंस्टीट्यूट को विजिट करने के लिए इंस्पेक्टर भेजते हैं PCI एंड कंफर्म दैट वेदर द इंस्टीट्यूट हैज़ अ प्रिस्क्राइब फैसिलिटीज एज पर एजुकेशन रेगुलेशन और नॉट, और कंफर्म करते हैं, उस इंस्पेक्टर को भेज के कंफर्म करते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जो प्रिस्क्राइब फैसिलिटीज़ है जो कि एजुकेशन रेगुलेशन में दी है वो प्रिस्क्राइब फैसिलिटीज़ उस इंस्टीट्यूट में है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए उस इंस्पेक्टर को ये भेजते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भेजता है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर इंस्पेक्शन द इंस्पेक्टर देन रिपोर्ट टू द PCI ऑन द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट। इंस्पेक्शन करने के बाद जो इंस्पेक्टर है वो रिपोर्ट PCI को सबमिट करता है ऑन द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट। जो भी इंस्टीट्यूट में फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है उसके ऊपर वो रिपोर्ट तैयार करता है और वो रिपोर्ट PCI को सबमिट कर देता है। तो इस तरीके से इंस्पेक्शन होता है। देन नेक्स्ट स्टेप होता है अप्रूवल का। तो अप्रूवल में क्या होता है, ऑन द रिपोर्ट ऑफ द इंस्पेक्टर इफ PCI इज सेटिस्फाइड इट मे ग्रांट अप्रूवल टू इट। अगर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट देख के वो सेटिस्फाइड होते हैं, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो सेटिस्फाई होते हैं, उनको लगता है कि सारे फैसिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू एजुकेशन रेगुलेशंस अवेलेबल है उस इंस्टीट्यूट में, तो उस कंडीशन में वो अप्रूवल दे देते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप आते हैं डिक्लेरेशन की। तो डिक्लेरेशन किस तरीके से होता है, Declaration of approval passed by resolution is passed at a meeting of the PCI and published in the official gazette। तो डिक्लेरेशन किस तरीके से होता है, जो PCI है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उनकी मीटिंग होती है और उसके बाद वो वहाँ पर डिक्लेयर करते हैं अप्रूवल का। उन्होंने जो भी इंस्टीट्यूट अप्रूव किया है उसके बारे में डिक्लेयर करते हैं, उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है किसी भी डिप्लोमा इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट को अप्रूव करने की, अप्रूवल देने की। तो इस तरीके से ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। हमने लास्ट वीडियो में 4 क्वेश्चंस देखे, इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस देखे। आपका ये जो चैप्टर है ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो 5 मार्क के क्वेश्चन तो इसमें से बनते ही हैं। तो 5 मार्क्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उसी के बारे में हमने यहाँ पर देखा। हमने टोटल 8 क्वेश्चंस यहाँ पर देखे, मतलब लास्ट वीडियो के 4 और इस वीडियो के 4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।